हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRG स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BPSC शिक्षक भर्ती पर्यावरण और हम भाग 3 कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 10 है हमारी फसलें और हमारा खान पान। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात हो रही है इरा और इशू। इरा और इशू बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। वे माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव नहीं देखा है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फल, सब्जियां आदि लेकर आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ गांव के ही है। इरा और यीशु हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं। आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है। कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर हैं? आपस में चर्चा करके लिखिए। यहाँ पे गांव के बारे में बातें क्या क्या हो सकती हैं, गांव से शहर क्या क्या जाता है और शहर से गांव में क्या क्या आता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए इरा और यीशु को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलंदे को एक पत्थर पर पटक कर उनकी फलियों को अलग कर रहे थे। इरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादाजी ने बताया, ये धान के पौधे हैं। इस इलाके में मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है और फिर धान के पौधे से उनके बीजों को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको पता है किस प्रकार से चावल प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इरा और यीशु दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि वे जो भात खाते हैं, ध्यान रखेंगे, वे जो भात खाते हैं उसका उपज इस प्रकार से होता है। इससे पहले उनको ये पता नहीं था। यीशु ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। आप भी इस तालिका के सहारे धान उत्पादन की प्रक्रिया को समझने में सहयोग कीजिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है, क्या करना है इसमें, धान की खेतों की जुताई कब करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। किस मौसम में धान का बिचड़ा यानी बीज लगाते हैं? आपको पता है बरसात का मौसम जब आता है। कितने दिनों में बिचड़ा या बीज मोरी बन जाती है? उसके बाद मोरी का क्या उपयोग करते हैं? कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है? धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है? धान की फसल को बोने में से लेकर काटने तक की ने कुल कितना समय लगता है? दोस्तों, इससे पहले हम बता दें ये फसल कौन सी होती है। खरीफ की फसल होती है और खरीफ की फसल आपको पता है जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से धान की भी खेती इसी प्रकार से होती है। जून जुलाई में इसको खेतों में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको हम काट लेते हैं। तो ये सब तैयारी कैसे हो रही है, किस प्रकार से धान की खेती की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ से बलियाँ निकलने लगती हैं उनकी। धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है, इसके बारे में लिखना है। किस महीने में धान की फसल को बोने से लेकर के काटने तक में कुल कितने दिन का समय लगा। तो आप जल्द लीजिए, जून से आप मान के चलिए, जून से अक्टूबर या नवंबर तक जोड़िए, आपका समय निकल जाएगा। दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। बिचड़ा लगाने में आपको कितना समय लगता है? 20 से 30 दिन के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार होती है।
यहाँ पे शब्द इसको मोरी दिया जाता है, हम लोग के यहाँ जरई बोला जाता है उत्तर प्रदेश के राज्यों में, और इसको हम रोपाई कहते हैं जब धान को दूसरे स्थान पे बोया जाता है। इस यहाँ पे नया शब्द दिया है, नया शब्द आप समझ सकते हैं, उसका नाम होता है बिचड़ा। और बिचड़ा क्या हो जाता है, जब 20-25 दिन के बाद ये मोरी के रूप में तैयार हो जाता है तो मोरी को उखाड़ करके फिर से खेतों में लगाते हैं, इसको रोपाई करते हैं और खेतों में मोरी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। ईरा बोली, दादाजी क्या जब भी चाहे कोई भी फसल उगाई जा सकती है? दादाजी बोले, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं तो कुछ सर्दियों में। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी हैं। तो आपको पता है 3 प्रकार की फसलें हमारे यहाँ बोई जाती है, खरीफ, रबी और जायद की। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता खरीफ की होती है, उससे कम रबी की होती है, उससे कम जायद में होती है। खरीफ की फसलों में आपको पता है जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे खेतों में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, चावल इसमें बोया जा रहा है। उसके साथ मक्का आप देख पा रहे होंगे खेतों में, अरहर की भी है, अरहर तो आपकी नकदी फसल के अंतर्गत भी आ जाता है। रबी में अगर हम चलते हैं तो जाड़े के मौसम में बोई जाने वाली फसलें जैसे कि गेहूँ, आलू है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सब क्या है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद की फसल जो आपको मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। इसमें पानी वाली जितने भी मतलब इसमें रसीले जैसे होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, फ्रूट, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या होता है जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सर्दी में कौन सी फसल बोई जाती है, गर्मियों में कौन सी फसल बोई जाती है, बरसात में जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको लिख देना है। गर्मियों में जो जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब हैं गर्मियों की फसल है। और इसी प्रकार से सर्दियों की फसल जो है गेहूँ है, चना, सरसों, मटर है, आलू, ये सब क्या है आपकी सर्दियों की फसल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं बरसात में लाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं? लगाई जाने वाली फसल जो होती है वो खरीफ फसल हमने पहले बता दिया, जबकि सर्दियों में लगाई जाने वाली जो फसल होती है उसको रबी की फसल कहा जाता है। इसी प्रकार गर्मियों में जो लगाई जाती फसल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जायद या गर्मा फसल भी कहते हैं। यीशु ने कहा, क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। एक समय में सभी जगह सभी अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं, हर जगह अपनी अलग मिट्टी होती है, अलग तरीके से मौसम होता है, उसके अनुसार ही अलग तरीके के फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे बिहार का नक्शा दिखा रहा है, नीचे बने नक्शे को देखें और पता चलेगा कि अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। ये बिहार की फसलें ये तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं कहाँ पे कौन कौन सा फसल ज़्यादा उगता है। यहाँ पे आपको वैशाली में केले दिख रहे हैं, रोहतास है, गया है, नवादा है, जमुई में आप लीची देख पा रहे होंगे, क्या प्याज है, उससे मधुबनी है, दरभंगा है, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, इन सब चीज़ों में अलग अलग तरीके के फसलें उगाई गई हैं। यहाँ पे संकेत के रूप में आप देख पा रहे होंगे केला दर्शाया गया है आपको इस प्रकार से। इसको मखाना कहते हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है मखाना आपको कहाँ मिलता है, इसको कहते हैं मक्का, इसको कहा गया है गेहूँ, ये आपको नवादा और गया में गेहूँ देखने को मिल रहा है। धान की खेती इस प्रकार से है, यहाँ पे चना यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्याज है, ये रेड कलर के जो दिख रही है ये प्याज है, और यहाँ पे कुछ देश की सीमाएं और जिला सीमा और राज्य सीमा को दर्शाया गया है। तो भागलपुर में आपने देखा धान की खेती होती है, कटिहार में देखा आपने मक्का की खेती हो रही है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे वैशाली में ज़्यादातर क्या मिलता है, केले की खेती है, रोहतास में भी आपका धान है। चने की बात करते हैं तो चना आपका माधेपुरा में ज़्यादा उपयोगी उगाया जाता है। मधुबनी आप किसके लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी मखाना के लिए, और दरभंगा भी मखाना के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से चित्र के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, अपने आसपास के ज़िलों तथा वहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। इस नक्शे पर संकेत के द्वारा दिखाइए आपका कौन सा ज़िला पड़ता है, वहाँ पे कौन कौन सी फसलें प्रमुख होती हैं, उसके नाम लिख देने हैं। हम अपने आसपास के गाँव को देखें
तो वहाँ भी उगाई जाने वाली फसलों की विविधता होती है। आइए जानते हैं अपने साथियों के साथ आपस में गांव की फसलों के बारे में पता कीजिए। गांव का नाम लिखिए, उपजने वाली फसल के भी नाम। अपने घर आसपास के जो पड़ोसी हैं पूर्व दिशा में देखिए, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। पूर्व पश्चिम कैसे होता है? मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा और इधर में पूरब हो जाएगा। इस दिशा में आपको चेक करना है इसमें कौन कौन सी फसलें उपजती हैं, कौन सा गांव पड़ता है, कौन से गांव में कौन सी फसलें उपजती हैं, उनको लिखना है। यीशु बोला, दादाजी अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलें होती हैं, तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग अलग होते होंगे। दादाजी बोले, सहजता से उपलब्ध होने वाली खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती हैं। यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान का पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गुरुजी मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है, खखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गुजराती खाने में अपना व्यंजन होता है, कौन कौन सा है? वहाँ का खखरा और दाल सबसे अधिक पसंद है लोगों को। यहाँ पे बच्चा कहता है, मैं तो सिर्फ इडली डोसा ही खाता हूँ। पाव भाजी खाने में बहुत मज़ा आता है, महाराष्ट्र के लोग। मुझे लिट्टी चोखा खूब भाता है, बिहार के लोग। मुझे तो माछ भात अच्छा लगता है, पश्चिम बंगाल के लोग। दाल बाटी कहने को क्या, ये सब राज्य स्थान के हैं। इस प्रकार से चीज़ें लोगों को अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की वहाँ डिशें होती है, अपना अलग एक उसका क्वालिटी होता है, सब जगह अपना अलग ही फेमस होता है। हाँ, तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया प्रायः इडली डोसा खाने की बात करती रहती है। यीशु बोला। यीशु ने समझा अपनी क्लास में उनकी विजया है, वो क्या करती है, हमेशा इडली डोसा खाने की बात करती है, यानी कि चेन्नई में इडली डोसा ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे चित्र में कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, देखकर बताइए कि किस जगह में लोग कौन कौन सा भोजन करना पसंद करते हैं। भोज्य पदार्थ इधर लिखना है आपको, उधर साइड में स्थान लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी चित्र दिखाए गए थे उस चित्र के कौन कौन से भोज्य पदार्थ थे वहाँ पे लिखा ही था, और कौन से स्थान पे खाए जाते हैं इनको आपको अपने तरीके से लिखना है। उसे भी बता भी दिया गया, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। आप अपने दोस्तों के पसंद के भोज्य पदार्थ के बारे में पता करके लिखिए। आपके दोस्त के भी कुछ भोजन पसंद होंगे, दोस्त का नाम लिखिएगा और उनको क्या पसंद है उसको लिख सकते हैं। जैसे कोई भी दोस्त है, राम, राकेश, मोहन, जो भी है आपका, राम, श्याम, जो भी मिले उसका नाम लिखिए और उसको क्या पसंद उससे पूछिए, वो बताएगा तो उसके नाम यहाँ पे लिखिए। उसको ये भोजन पसंद है, उसको यहाँ पे लिख देना है। दादाजी, जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ, हीरा बोली। यीशु ने कहा, मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी, आपने कभी मोमो खाया है? दादाजी बोले, अरे हमारे ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी, अब तो ना जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी हैं। आप भी पता करके लिखिए कि जब आपके दादा दादी, माता पिता बच्चे थे उस समय खाने की कौन कौन सी चीज़ें होती थी, आप खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी। दादाजी इनके बचपन के समय मिलने वाली खाद्य सामग्री के बारे में यहाँ पे लिखना है पता करके अपने घर में, और माता पिता से पूछ करके उनके बचपन में कौन सी चीज़ें मिलती थी खाने के लिए, यहाँ पे लिखना है। ऐसी खाद्य सामग्री जो पहले नहीं मिलती थी अब मिलने लगी है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपको मोमोज़ है, चाइनीज़ है, नूडल्स है, चिली पनीर है, चिली टिक्का है, पनीर टिक्का है, ये सब तरह तरह के व्यंजन आ गए हैं। इसके बारे में बर्गर है, ये सब क्या है उस समय नहीं मिलती थी, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। दादी जी ने कहा कि समय के साथ साथ खान पान के तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं, इसलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान की आदतों में भी बदलाव आने लगा है। हीरा बोली, आजकल के अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि बनने लगे हैं। दादाजी बोले, भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के लिए साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। हीरा सोच में पड़ गई। सही बात है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल खाना बहुत ज़रूरी है।
आओ बनाए लिट्टी चोखा। दोस्तों हम लोग सीखेंगे लिट्टी चोखा कैसे बनाया जाता है। बिहार का बहुत फेमस व्यंजन होता है। लिट्टी चोखा की अगर बात करते हैं तो लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अपने यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। सामग्री के तौर पे आपको क्या क्या लेना है। आटा 4 कप लेना है, चना का सत्तू 1 कप लेना है, अजवाइन लेना है, मंगरेल लेना है, नींबू लेना है आपको, प्याज लेना है, लहसुन चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, सरसों का तेल और नमक, हरी धनिया की पत्ती, गोल मिर्च, अदरक और घी। ये सामग्रियाँ आपको लिट्टी चोखा बनाने में लगेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आटे को लेकर उसे गूँथ लें। ध्यान रखें कि गूँथा आटा कड़ा हो। आपको ढीला आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा टाइट आटे को गूँथना है। अलग से लिट्टी में भरने के लिए भरवा तैयार कर लें। भराव के लिए सत्तू में अजवाइन, मंगरेल, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, नमक आदि स्वादानुसार मिलाएं। आटे की छोटी छोटी लोई काटकर उसमें सत्तू का भरावन भरें। अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। उपलों को सुलगाएं। उपले जब पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैलाकर बराबर करें और उसके ऊपर भरी हुई लिट्टियों को सेकें। लिट्टियों को पलटते रहें, ऐसा ना हो कि किसी तरफ जल जाए। जब लिट्टी भली बात से सिक जाए तो फटना शुरू कर देती है। फटी हुई लिट्टियों को उपले से अलग कर ले और एक कपड़े में रखकर उसमें एक लगे राख कड़ को झाड़ ले और घी लगा दे। अब लिट्टी खाने के लिए तैयार हो गई है। चोखा के लिए आलू, बैगन, 1 टमाटर अलग से पकाएं। पक जाने के बाद छिलकों को उतार ले। उसे गूँथे तथा सरसों का तेल, लहसुन, काली मिर्च, अदरक, नमक आदि मिलाएं। अब दोनों दोस्तों के साथ लिट्टी चोखा का मज़ा लेकर के खाइए। सावधानी इसमें क्या है, लिट्टी चोखा बनाते समय बनाने का काम बड़ों देख रेख में करनी चाहिए। बड़ों के देख रेख में इसको करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आग जलती है तो उससे जलने का भी डर रहता है। क्या मैं पिज़्ज़ा और बर्गर जैसा भोजन खाकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य रख सकता हूँ? प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है ना भाई ना। इस आंसर देता है स्वाद बदलने के लिए तो इसे कभी कभी खाया जा सकता है, मगर इसे हमेशा खाने से स्वास्थ्य नहीं रहा जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे जो पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड जो है आज के समय में, उससे वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो आपको दाल चोखा, बाटी चूरमा और सब खाना है, दही खानी है, घी खाना है, सलाद खाना है। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये भी चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।